हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। बेसिकली आज हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है फंडामेंटल एनालिसिस में, तो उसमें हमारा एक नया बैंक है जो कि आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी एनालिसिस। कैसा परफॉर्म करेगा ये बैंक, फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक है कि नहीं रखने लायक है, इवन शॉर्ट टर्म के लिए रखने लायक है कि नहीं रखने लायक है, सारी चीजें हम इस बैंक के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्क्रीनर.इन खोलते हैं यहाँ से, तो हमें पता चलेगा उस बैंक के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो बैंक है, आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा, तो हम बंधन बैंक की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बंधन बैंक एक नॉर्मली कॉर्पोरेट बैंक है। ठीक है, आपका रेगुलर बैंक है मतलब कि। और यहाँ पे देखते हैं, अभी सिंपल सी बात है, बैंक है तो आरबीआई से लाइसेंस मिलना जरूरी है, ये बताने वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, बेसिक स्टडीज पे ध्यान देते हैं बंधन बैंक की कैसे है। तो चलिए देखिए, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन बंधन बैंक का जो है 60,000 करोड़ का है, मतलब कि एक लार्ज कैप बैंक है। करंट प्राइस 369 का चल रहा है। 52 वीक जो हाई है वो 488 का है, जो 52 वीक लो है वो 152 का है। इट मीन्स की कंपनी ने जब ये पैंडेमिक आया था तो इसमें 52 वीक अपना लो मारा था। ठीक है, कंपनी का पी चल रहा है 21.8 का, तो ये रीजनेबल पी है, बिकॉज क्योंकि अभी भी जो कोटक महिंद्रा बैंक ये लोग हैं, इनके पी काफी हाई चल रहे हैं, और इंडस्ट्रीज का एवरेज पी भी आप निकालते हो तो वो भी नियर अबाउट 25 to 26-27 तक जाता है। तो उसके हिसाब से कंपनी अभी सस्ती मिल रही है। बुक वैल्यू कंपनी की 94.4 है, तो प्राइस चल रहा है नियर अबाउट 369। इट मीन्स कि बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनी थोड़ी महंगी है, पर प्रीमियम वैल्यूएशन इसीलिए मिली पड़ी है क्योंकि बैंक अच्छा है। और बेसिकली हम सारी चीजें उसके फाइनेंशियल्स के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमें ले सकते हैं, हमें लेना है कि नहीं लेना है, हम ले सकते हैं इस बैंक को कि नहीं ले सकते हैं, या फाइनेंशियल्स देख के हम डिसाइड करेंगे। डिविडेंड यील्ड कंपनी ने दिया नहीं है। आरओसी 12 का है, आरओई 22.9 का है, मतलब कि आरओई कंपनी की बहुत अच्छी है। आपको आरओसी 12 खराब लग रहा होगा, बट मैं बता दूं किसी भी बैंक से कंपैरिजन करना है, ये आरओसी 12 सबसे ज्यादा है बंधन बैंक का। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। चलिए हम देखते हैं आगे कंपनी के और स्टेट्स क्या कहते हैं। तो कंपनी की चार्ट पैटर्न की चार्ट एनालिसिस की वीडियो मैं अलग से डालूंगा कंपनी के बंधन बैंक की, किस लेवल पे आपको बाई करना चाहिए, किस लेवल पे आपको निकल जाना चाहिए, वो हम चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको दूसरी वीडियो में। वो चार्ट एनालिसिस वाले स्टॉक में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कल परसों में। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि कंपनी ज्यादा 3.9 टाइम बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है अकॉर्डिंग टू इसकी जितनी एसेट क्वालिटी है, तो मतलब कि कुछ तो बैंक में बात है। चलिए देखते क्या है। ठीक है, आगे तो यहाँ पे हम आते हैं, जैसे कि पीयर्स में कंपैरिजन, जैसे मैंने कहा था आपको कि कंपनी का पी 21.84 का हमारा बंधन बैंक का चल रहा है। आप इन सारे पी में देख सकते हो, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, सबसे कम पी इसी बैंक का चल रहा है। ठीक है, और अगर हम आरओसी की बात करें तो आरओसी भी बंधन बैंक का ये आपको 12 दिख रहा है, और किसी भी स्टॉक के आरओसी से कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कंपैरिजन कर लोगे तो 7, 5, 7, 5, 8, मतलब कि ये सबसे अच्छा आरओसी इसी बैंक का है। इसीलिए मे बी ये बुक वैल्यू का 4 टाइम ट्रेड कर रहा है। चलिए हम बेसिकली अब इसके आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, हम लोग 4 ही क्वार्टर का देखते हैं बेसिकली, क्योंकि बाकी पीछे जाना नहीं, हम ईयर ऑन ईयर पे चेक करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू जो है सितंबर 2019 में 2690 करोड़, फिर 2700 करोड़, फिर 2846 करोड़, फिर 3000 करोड़, फिर 3100 करोड़ सितंबर में, मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 30 का था, फिर 22 का हुआ, फिर अचानक से 7 का हुआ, फिर 12 का हुआ, फिर 27 का हुआ। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल नहीं है। मतलब कंपनी या तो फाइनेंसिंग कुछ अलग तरीके से कर रही है या कॉर्पोरेट लोन को दे रही है, तो एनपीओ होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए कंपनी को वो डर लग रहा है, तो इसीलिए प्रोविजनिंग ज्यादा कर दे रही है। ये फैक्टर हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ऊपर नीचे होने का। ठीक है, तो इस ये पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो 900 करोड़, फिर 700 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 550 करोड़, फिर 920 करोड़। मतलब कि ये जो मार्च एंड जून का जो महीना था वहां पे तो प्रॉफिटेबिलिटी घटने के आसार थे, बिकॉज आपका कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, चलिए इसके एनपीएस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो कंपनी का एनपीए देखिए 176, 1.76, 1.93, 1.48, 1.43 और राइट नाउ 1.18। तो मतलब कि कंपनी का एनपीएस सुधर रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेट एनपीए भी कंपनी का आप देख सकते हो 81, 58, 48, 36, मतलब नेट एनपीए में भी कंपनी का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मतलब कि ये यहाँ पे कंपनी के लिए एक और थम्स अप है। ठीक है, चलिए अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर मार्च में देखोगे तो 3909 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ था, जो कि मार्च 2018 में बढ़ के 4800 करोड़ का, फिर 6000, फिर 10,000, अभी राइट नाउ 11,700 करोड़ समथिंग चल रहा है। और अभी ये इसके 2 क्वार्टर के रिजल्ट अभी बाकी हैं, तो मतलब कंपनी यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे। ठीक है, तो ये 35, 30, 31, 24, 17। इट मीन्स की कंपनी का जो मैंने अभी आपको पहले बताया है कि कंपनी का प्रोविजनिंग सेक्शन जा रहा है ज्यादा, इसलिए उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है। प्रोविजन हम कहाँ से करते हैं? बैंक में प्रॉफिट से ही तो प्रोविजनिंग करेंगे ना, इसलिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हो रहा है कंपनी का कम हो रहा है।
तो ज़्यादा जब किसी बैंक प्रोविजनिंग करने लगे तो वो उसके प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट आता है। तो लेट्स सी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगला रिजल्ट कैसा आता है, प्रोविजनिंग बढ़ाई है या फिर प्रोविजनिंग नहीं की है, इस पर देखा जाएगा। ठीक है, बाकी कंपनी का अगर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखें तो 1100 करोड़, 1300 करोड़, 1900 करोड़, 3000 करोड़ और 2700 करोड़ अभी चल रहा है। मतलब अभी क्वार्टर के रिजल्ट आने बाकी है तो ये और बढ़ जाएगा। मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी तो ग्रो कर रही है। ठीक है, वही प्रोविजनिंग की वजह से उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दबाव आ जा रहा है, बस ये चीज एक कंसर्न है। चलिए आगे देखते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं कंपनी की कैसी है। तो कंपनी के पास रिजर्व जो है, आपका शेयर कैपिटल कंपनी का 1610 करोड़ का है। मतलब लिक्विडिटी, अरे इक्विटी का डायलूशन हो रहा है। रिजर्व कंपनी का 3350 करोड़ से 8000 करोड़, 10,000 करोड़ और अभी 13,585 करोड़। मतलब कंपनी का एक रिजर्व अच्छे अमाउंट से ग्रो कर रहा है। ठीक है, कंपनी के पास जो बोरिंग है, कंपनी का पास बोरिंग आप कंसीडर नहीं करोगे कि बैंकिंग है, इंटरेस्ट लेगी तभी तो इंटरेस्ट देगी। मतलब कि किसी से लोन लेके किसी का पैसा किसी को ट्रांसफर करना है तो हम बैंकिंग में बोरिंग को कंसीडर नहीं करेंगे। जितना ज्यादा कंपनी किसी से उधार लेती है उतना ही ज्यादा किसी को और उधार देती है और उससे क्या कहते हैं उतना ही ज्यादा रिटर्न आते हैं। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में बोरिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कंपनी की कैश फ्लो की बात करेंगे। कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, तो कंपनी का अगर यहाँ पे कैश फ्लो देखोगे तो 2550 करोड़ के कंपनी के पास कैश फ्लो है, मतलब कि पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो कंपनी यहाँ पे अच्छी है। अब यहाँ पे देखिए आरओई की कंपनी की, कि पहले के आरओई क्या था कंपनी का 2018 में, अगर आप देखोगे 19 का था, 2019 में 19 का, अभी 23 का। मतलब कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर के पास, प्रमोटर ने स्टेक घटाया है। अब प्रमोटर ने स्टेक घटाया मींस कि आप गलत मत ले लीजिएगा कि प्रमोटर माल बेच के निकल रहा है, नहीं। ये बैंक है, यहाँ पे आरबीआई का रूल है कि आपको अपनी स्टेक 25% तक लानी। पहले तो 15% था, अभी आरबीआई ने 25% का कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए प्रमोटर को अपना हिस्सा बेचना पड़ता है। ठीक है, कोई ये वैसे नहीं है कि प्रमोटर जानबूझ के अपना स्टेक कम कर रहे हैं, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा। प्रमोटर की मजबूरी है उन्हें अपना अपना स्टेक कम करना। ठीक है, एफआईएस की बात करें तो एफआईएस देखिए 13% से बढ़ के 35% पे हो गया। मतलब कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है आप समझ गए। मतलब कि एफआईएस इस बैंक को इतना उठा रहे, मतलब एफआईएस तो कुछ तो देख रहे होंगे इस बैंक में, क्योंकि बैंकिंग तो बहुत सारे पड़े हैं, फेडरल बैंक ये सब। ठीक है, तो एफआईएस इसी में क्यों इतना ज्यादा माल उठा रहे हैं, तो मतलब क्वालिटी है बैंक में, इसीलिए ये एक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर। डीआईज ने देखे तो डीआईज ने अपना स्टेक कम किया है, पर मैं बताता हूँ ना, म्यूचुअल फंड जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एफआईएस लेंगे, एफआईएस जब ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे फिर वहां पे कौन खरीदेगा, डीआईज खरीदेंगे। ठीक है, तो ये इनका चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें नहीं, पब्लिक ने भी इसमें अच्छा खासा स्टेक उठाया, पर अब पब्लिक से स्टेक यहाँ पे छीना जा रहा है, 21 से 20 कर दिया गया। मतलब कि ओवरऑल हमने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, बस इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट हो रही है। उस गिरावट का रीजन यही हो सकता है कि ज्यादा कंपनी जो बैंक है ये ज्यादा प्रोविजनिंग कर रही है। इस टेंशन में क्या पता इनका कोविड का जो भी इम्पैक्ट पड़ा हुआ, मोरेटोरियम इन सबसे, तो प्रोविजनिंग का इफेक्ट है। बाकी कंपनी प्रॉफिट अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रही है अकॉर्डिंग टू पी रेशियो पे। सो मे भी कंपनी यहाँ से और अच्छा परफॉर्म करेगी। एफआईज अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, डीआईज थोड़ा सा स्टेक कम किया, पब्लिक थोड़ा सा करे। मतलब एफआईज जिस स्टॉक को खरीद लेते हैं आप उस स्टॉक के बारे में जानते ही हो कि वो स्टॉक फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करता है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको इस स्टॉक को लेना है तो आप ले सकते हो, कोई इसमें खतरा नहीं दिख रहा है। बस कंसर्न एक चीज का है कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका कैसा आता है, इस चीज पे आपको फोकस रखना है। बाकी आप ले सकते हो। बाकी अगर कोई भी, अगर आप बैंक को खरीदना ही चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह मशवरा करके तब लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जब भी मैं ऐसे फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस की वीडियोस लाता रहूंगा। सो होप आपको ये वीडियो देख के सुन के कुछ समझ आया हो, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन हुई हो। मेरा बस यही एम रहता है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।